हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओलियाइज फाउंडेशन। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी। तो दिस इज सेकेंड लास्ट चैप्टर क्लास 10 ज्योग्राफी का, है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो अब तक हम रिसोर्सेज डेवलपमेंट की बात होगी, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात होगी, वाटर, एग्रीकल्चर, मिनरल एनर्जी। आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे। इसके बाद आपका लास्ट है, और मेरी भी ये लास्ट क्लास होगी आपकी लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, है ना। कल आपको लास्ट सेशन मिलेगा। इसके बाद आगे का जो आपका ज्योग्राफी है वह जे सर कंटिन्यू करेंगे 11-12 के जो आपके 4 बुक्स हैं। चलिए, सो अब तक हमने 6 से लेकर 10 तक वाला कर लिया। आगे के चैप्टर्स आप उनसे पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हम बात करेंगे। व्हाट इज मैन्युफैक्चर? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? अब तक हमने एग्रीकल्चर की बात कर ली। एग्रीकल्चर हमने देखा कि किस तरीके से लाइफ स्टॉक्स है ना, और फसलें हैं। वो सारा जो काम है वह आपका एग्रीकल्चर में आ रहा था। हमने कई उसके टाइप्स देखे थे, हमने कई एग्रोबेस इंडस्ट्री की जो बात है वह भी हमने की थी। आज के सेशन में हम बात करने वाले कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वह आखिर क्या है। देखो, अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे ना, तो वर्ल्ड पे टॉप पे है चाइना, जो कि ग्लोबली मैन्युफैक्चर करता है लगभग 28% के आसपास। अगर मैं टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज की बात करूं कि कौन ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, दैट मीन्स विनिर्माण करना। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? विनिर्माण मतलब बनाना। जो आपके पास रॉ मटेरियल था ना, आपने उसको फिनिश्ड गुड में जो है वह कन्वर्ट कर दिया। और आप देखेंगे हर जगह मेक इन चाइना, मेक इन चाइना। तो ज्यादातर चीजें जो आपको वे किसकी मिल रही है? चाइना की मिल रही है। सो ग्लोबली अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो उसमें 28% जो है, मतलब नंबर 1 पर चाइना है। सेकंड पर आएगा यूएस, और यूएस की जो भागीदारी है ग्लोबली वह कितनी है? 16% है। आप खुद देखो अंतर कितना है। और उसके बाद हम देखेंगे थर्ड नंबर पर आता है चाइना, 4 पर आएगा जर्मनी, लगभग 5% के आसपास अप्रॉक्स। और इंडिया की जब हम बात करेंगे तो इंडिया कहां पर है? 5th नंबर पर है। ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में इंडिया जो है वह 3% के साथ कौन से रैंक पर है? 5th रैंक पर है। फर्स्ट पे कौन है? चाइना है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री की हम जो बात है, मैन्युफैक्चर वर्ल्ड की जो बात है वह हम बेसिकली करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वह आपको बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वह कौन कौन सी हैं। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण की बात हम करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि मैन्युफैक्चर करना का मतलब आखिर है क्या, है ना। तो आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है, हम इसको समझेंगे। डेफिनेशन के साथ हम जानेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और इसका जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वह आखिर क्या है। देन नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशंस को देखेंगे कि जो हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग हब है ना, बहुत सारे सेक्टर्स है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। और हम इसको क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? हमने कह दिया कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जो कि रॉ मटेरियल कौन सा यूज कर रही है, हमने उसके बेस पे कह दिया कि एक जो होंगी वो रॉ मटेरियल क्या यूज करेंगी, हमने उसके बेस पे कह दिया कि एक होगी जो कि एग्रो बेस होगी। जैसे कि एग्रो बेस्ड, दैट मीन्स आपने शुगर केन से शुगर बना लिया, है ना। आपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्लॉथ। तो यहां पर ये हो गई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो कि मिनरल बेस्ड होंगी, खनिजों का यूज एज अ रॉ मटेरियल करेंगे, जैसे कि आयरन ओर से स्टील बना लेना। तो ये क्या हो गया? आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। अब देखो, कुछ इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि अगर हम देखें रोल क्या है उनका, है ना, उनका रोल क्या है, इसके आधार पर हम 2 टाइप की इंडस्ट्रीज देखते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि एक नोवल इंडस्ट्रीज हम उसको कह सकते हैं, हम उसको कोर इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। जैसे कि हम रिफाइनरीज की बात करें, हम पेट्रोलियम की बात करें, हम फर्टिलाइजर्स की बात करें, तो ये सारे इंडस्ट्रीज क्या है जो कि बाकी जो इंडस्ट्रीज है उसको एक बेस देती है। स्टील इंडस्ट्री की बात करें कि कोई भी इंडस्ट्री लगेगी तो उसको मशीनरी जरूर चाहिए, उसको इंफ्रा जरूर चाहिए, और वो बना होगा किससे? स्टील से बना होगा। तो की इंडस्ट्रीज उन इंडस्ट्रीज को कहेंगे जो कि बाकियों के लिए एक आधार दे रहे हैं, बाकियों के लिए एज अ रॉ मटेरियल, उनका जो फिनिश प्रोडक्ट है वह उनके लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम करेगा। दूसरा होती है जैसे कि अब टूथपेस्ट बना लेना। कुछ ऐसी कंपनियां है ना, चाहे हम कोलगेट की बात करें और भी हम किसी और प्रोडक्ट्स की बात करें, तो ये कैसे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है कि अब ये रॉ मटेरियल नहीं दे रही। अब कोलगेट हमारे घर में जो आ रहा है वो रॉ मटेरियल नहीं है, हम उसका सीधा यूज कर ले रहे हैं, है ना। जो सोप आ रहा है या फिर जो भी मटेरियल आ रहा है, चाहे वह हम फूड की बात करें या फिर हम बाकी के जो हमारी लाइफ में यूज होते हैं, है ना, इस तरह से वो सब क्या है कि वो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हैं। तो 2 तरह की इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। रोल के आधार पर ये हमने कैसे देखा कि बेसिकली अगर हम रोल के बिहाफ पर देखें
कि रोल उनका क्या है, तो यहाँ पर आपको दो इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। वह कौन सा कच्चा माल यूज कर रही हैं, तो रॉ मटेरियल के बेस पर हमें दो इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, एक तो एग्रो बेस्ड एंड सेकेंड इज मिनरल बेस्ड। थर्ड हम देखेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर, जिसमें कैपिटल ज्यादा लगी होगी वह बड़े उद्योग कहलाएंगे, बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी। कम कैपिटल लगी है तो वह छोटे होंगे। इसके अलावा हम ऑनरशिप के बेस पर भी देख लेंगे, जैसे कि कुछ प्राइवेट होंगी, कुछ पब्लिक होंगी, कुछ जॉइंट्स होंगी, है ना। तो इस तरीके से आपकी ओनरशिप बेस पर भी इंडस्ट्रीज होगी। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने इंडस्ट्रीज को की तो बात कर ली, थोड़ी सी बात इन इंडस्ट्रीज से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी कर ले, और थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की कर लेते हैं कि हमारा जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एंड लेकिन इसके बाद अच्छा ये तो हमने देख लिया, चलो एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, थर्मल पोल्यूशन हो रहा है, सारे पोल्यूशन हो रहे हैं, एनवायरमेंट पूरा जो है वो डिग्रेड हुआ पड़ा है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज कि वहां से जो है हॉट वाटर आ रहा है, तो जो एक्वाटिक लाइफ है वह भी प्रभावित हो रही है, ठीक है। और हमारी जो लाइफ है, हेल्थ है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हम देखेंगे इतना ज्यादा, पेस्टिसाइड्स का यूज इतना ज्यादा हो रहा है हमारे फूड चीजों में, जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उससे कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है, उससे लोग हार्ट पेशेंट बन रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। लेकिन हमें इसके कंट्रोल मेजर पे भी फोकस करना है कि आखिर क्या क्या इसके उपाय हो सकते हैं, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, और हम खुद अपने लेवल पर इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या अवेयरनेस, क्या एजुकेशन का इसमें क्या रोल है। तो अच्छा एक बात और सुनो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आपको क्या कोई स्कीम याद आ रहा है? अभी कुछ सालों में आई क्या कोई स्कीम? आपने एक एक चीज दिखाती, ठीक है, ये शेर याद है आपको? क्या है? मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ। सीधी बात है, मेक इन इंडिया भारत में बनाओ। हम दिवाली के टाइम जो कहते हैं कि हमें वो दिए नहीं खरीदने हैं जो कि चाइना से आए हैं, हमें हमें हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको चमकाना है, तो हमें मिट्टी के दिए खरीदने हैं उसको बाहर से, है ना। अब इससे इकोनॉमी में कितना फर्क पड़ेगा, कितना नहीं फर्क पड़ेगा, वो बात की बात है, लेकिन जो लोग बेच रहे हैं एटलीस्ट उनके जीवन पे तो फर्क आएगा ना। तो यहाँ पर देखो कि गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में लॉन्च किया जाता है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या था कि भारत में बनाओ कार्यक्रम था ये, एक तरह से कि हम किस तरीके से चीजों को भारत में बना सकते हैं और इंडिया को एक हब बना देना, एक इंटरनेशनल हब बना देना, भारत में बनाना, ठीक है। सो विनिर्माण को जो है वह बढ़ावा देना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, कि हम क्या करें कि वर्ल्ड के लिए एक मार्केट ना बन के रह जाए, बल्कि ये पूरा जो वर्ल्ड है वह हमारे लिए भी एज अ मार्केट हो। तो और फिर बाकी जो एफडीआई है, बाकी लोग भी पैसा यहाँ पे निवेश करें और भारत में बनाने का काम करें, भारत में इस तरह की इंडस्ट्रीज लगाए। तो चूंकि जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, है ना, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी जो है वह बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसकी बात करते हैं। तो यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछता है, इसलिए मैं मेक इन इंडिया आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगी। इसमें आप देखेंगे कि बेसिकली पॉलिसी जो है रिसेंट 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। और भी कई ऐसे क्वेश्चंस जो पर्टिकुलर स्कीम से आ चुके हैं, वो सारे स्कीम्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड थी, उन क्वेश्चंस को मैंने रखा ही नहीं है ना। लेकिन आपको एक क्वेश्चन मैं आज जरूर करा दूंगी, ये आपका प्रीलिम्स का हो गया और ये मेंस का हो गया। तो सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया, सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द सक्सेसफुल स्किल इंडिया प्रोग्राम एंड द रेडिकल लेबर रिफॉर्म। डिस्कस विद द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। मेक इन इंडिया केवल मेक इन इंडिया से सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसके लिए जरूरी है कि आप लेबर रिफॉर्म करें, लेबर लॉ रिफॉर्म करें, इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को स्किल्ड करें। अच्छा ये बताओ, आप किस तरह की सर्विसेज पसंद करेंगे किसी भी चीज में हो? बहुत अच्छा, बहुत छोटी सी बात में, आप आज जैसे आप सभी ने फील किया होगा इस बात को, आप सलून जाते होंगे, है ना, और आप अपने हेयर स्टाइल कराने के लिए गए और वहां पर आपको एक ऐसा दिख रहा है, आप इरिटेट हो गए कि यार इसको तो आता नहीं, ये क्यों कर रहा है, ठीक है। दूसरी जगह आपको बहुत स्किल्ड पर्सन मिला है ना, उसने फटाफट बढ़िया से हेयर स्टाइल कर दिया गया, हम खुश हो गए। तो हमें भी स्किल पसंद आती है कि चलो सामने वाले में स्किल है,
है ना, सामने वाले में क्या एक स्किल है। तो बेसिकली जब स्किल होगी तब इन्वेस्टर जो है वह ज्यादा अट्रैक्ट होगा और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो मैं ये आपका जो क्वेश्चन है हम इसको करेंगे प्रीलिम्स और मेंस का। बाकी हम क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं, एग्रो बेस्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, मिनरल बेस में आयरन की बात करेंगे। मेंस के 2 क्वेश्चंस को हम देखेंगे, है ना। जैसे कि मेंस का क्वेश्चन देखो, अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बाय गिविंग एग्जांपल्स। 2020 का क्वेश्चन है। 2014 का है अकाउंट फॉर द चेंज इन द spectral pattern of the iron and steel industry in the world। तो आयरन एंड स्टील चूंकि एक की इंडस्ट्रीज है, एक नोवल इंडस्ट्री है जो बाकी इंडस्ट्रीज, बाकी चीजों, बाकी फैक्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल में मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स जो है वह प्रोवाइड कर रही है। तो यहां पर देखो, जैसे कि कहते, बहुत छोटा सा एग्जांपल देखो कि एग्रीकल्चर, कृषि में क्रांति जानते हो कब आती है? कि जो हल से, जिससे वह जमीन को जोत रहे थे, उसकी जो फाल है पहले लकड़ी की लगी होती थी, तो कोई पत्थर आता था टूट जाती थी। जैसे ही उसमें लोहे का फॉल जो है वह लगने लगा और उससे जो फिर वो नहीं टूट रहा है। तो ऐसे में देखो, जैसे कि अच्छा आप क्रिकेट जो बच्चे खेलते होंगे, क्रिकेट जो भी, तो आप एक बहुत उस बात को कोरिलेट कर पाएंगे कि पहले के जो बैट थे उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, खैर अभी भी आती है वो प्रॉब्लम, पर आपको उसमें एक जो प्रॉब्लम दिखती थी कि जो बैट है वह बीच से, यहाँ से जिसका वी शेप था वहां से ऐसे निकल जाता था, टूट जाता था बार बार, है ना। अब अगर उस पर फोकस कर लिया तो वो चीज जो है वह ठीक हो गई। मतलब बहुत छोटे छोटे से सुधार जो है, जैसे कि पहले जो किसान है वह कहीं बाल्टी से या फिर किसी अन्य तरीके से या फिर कुएं से पानी लेके आ रहे हैं, तब जाके अपने खेत में इरिगेशन कर पा रहे हैं। अब क्या हुआ, अब सीधा पाइप फिट कर दिया। तो वो जो पाइप इंडस्ट्री में बना हुआ था, वो जो पाइप है बनाया ही तो, मैन्युफैक्चर ही तो किया गया था, वो छोटी चीज, वो पाइप बना हुआ था। सो बिकॉज ऑफ पाइप आपने क्या किया, ट्यूबवेल या फिर आपने कुएं में वो डाल दिया, मशीन लगा दी, मशीन आ गई इरिगेशन के लिए, तो एग्रीकल्चर करना आसान हो गया। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स आ गए, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो ये सारी चीजें क्या है कि छोटी, हम देखेंगे कि ये दोनों चीजें ऐसी हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर, ये हैंड इन हैंड बढ़ते हैं, ये साथ साथ ही बढ़ते हैं ना, एक बढ़ता है दूसरा बढ़ता है, दोनों में एक जो सिनर्जी, एक जो तालमेल है वह बना रहता है। तो ये सारी बातें हमें आज की क्लास में जाननी है। छोटा छोटा सा है ये सब, तो केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, सीमेंट इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक है ना, इंडस्ट्रियल लास्ट में बात करेंगे कि इंडस्ट्री जो है वह एक वाइटल रोल प्ले करेंगे इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में, बट द राइज इन द पॉल्यूशन एंड रिजल्टिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारे लिए वाइटल रोल है, बट उसके साथ साथ ये भी तो देखो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कितना ज्यादा हो रहा है, उसे भी तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, है ना। तो हम इस बात को भी जानेंगे क्या कॉज है, क्या कंट्रोल के उपाय है, और यहाँ से क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा, हम उस क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक बात और सुनो, है ना, एक बात और, गवर्नमेंट, सरकार के बजट, आप इकोनॉमिक सर्वे को भी जानते होंगे, बजट के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे, है ना। सो अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, ठीक है, देखो, तो ये इकोनॉमिक सर्वे का ही फाइल है, ठीक है, ये क्या है, इकोनॉमिक सर्वे का ही फाइल है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट का ही डेटा है, 2020-2023 का जो पीडीएफ मैंने ओपन कर रखा है, इसमें मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग के कुछ डेटा बताऊंगी। इसमें मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग के कुछ डेटा बताऊंगी, जैसे कि फूड प्रोडक्ट की बात करें उसका क्या वेट है, बेवरेज की बात करें, टोबैको प्रोडक्ट की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, वियरिंग अपैरल की बात करें, ठीक है, लेदर की बात करें, वुड, पेपर, प्रिंटिंग, कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड केमिकल है, फार्मास्यूटिकल है, मेडिकल केमिकल एंड बोटानिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, रबर है, अदर नॉन मेटेलिक मिनरल प्रोडक्ट है। तो इनका वेटेज आखिर क्या है, हम इन सब पर बात करेंगे। तो कुछ डेटा मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगी कि आखिर अगर देखो, इस तरह की जब भी हमें डेटा की जरूरत होती है तो हमें इकोनॉमिक सर्वे हमारे लिए एक बेस्ट रिसोर्स है, गवर्नमेंट का रिसोर्स है। अगर आपको मेंस में कुछ ऐसे डेटा लिखने होते हैं तो उस डेटा के लिए भी बेस्ट रिसोर्स है कि अगर आपको, जैसे कि इसमें डेटा हो सकता है 1920 का दिया है बुक में, हम चूंकि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस डेटा को आगे मतलब एडवांस पढ़ लेंगे, एडवांस इन सेंस कि हम एटलीस्ट 20, अगर आप 1-2 साल का भी डेटा लिख रहे हैं दैट इज ओके, है ना, मतलब ये करंट ही माना जाएगा। जब तक कि आप 15 या फिर 2000
अगर हम 24 या 25 में एग्जाम दे रहे हैं तो आप 20 का डेटा कहाँ तक रेलेवेंट है, अच्छा है 22-23 का डेटा दे तो ये हम उसी के हिसाब से कुछ डेटा की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास होगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को समझाती हूँ कि जब हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का आखिर जो मतलब है वह क्या है। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है चीजों को बनाना, है ना। आपके पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की उतनी वैल्यू नहीं होती, जैसे कि आयरन ओर या शुगर केन, आयरन ओर लौह अयस्क, है ना, या फिर हम गन्ने की बात करें शुगर केन, तो इनकी जो वैल्यू है वह कैसी होगी, कम होगी। इनकी जो वैल्यू है वह कैसी होगी, कम होगी। बट हमने इस रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर लिया। एंड व्हाट इज फिनिश्ड गुड्स, तैयार माल। रॉ मटेरियल से हमने फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर लिया, मतलब हमने एक रूप परिवर्तन जो है वह चीजों में कर लिया। फिनिश्ड गुड ये इस फैक्ट्री में बने हुए थे, जैसे कि आयरन ओर से स्टील बना लेना, जैसे कि शुगर कैन से शुगर बना लेना। तो ये जो है ये मोर वैल्यूएबल है, इसकी जो प्राइस है मोर वैल्यूएबल है। मतलब हम ये कहें कि रॉ मटेरियल को अगर आपको एक वैल्यूएबल एक फिनिश गुड में आपको परिवर्तन करना है, आपको बदलना है, तो आपको किसकी जरूरत होगी, मैन्युफैक्चर करने की जरूरत होगी। तो बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है, वस्तुओं का जो निर्माण है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड, वस्तुओं को बनाना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो वस्तुएं हम बना रहे हैं, वस्तुओं का बनाना, है ना, वस्तुओं का जो निर्माण है वही क्या है, हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग है। सो हम रॉ मटेरियल जिसकी वैल्यू कम है, हमने उसको एक फिनिश्ड गुड में परिवर्तित कर दिया, जिसके की वैल्यू और जो उपयोगिता है वह बेसिकली ज्यादा है। और ये हम देखेंगे तो ये एक सेकेंडरी, ये आपका प्राइमरी में आएगा या सेकेंडरी में आएगा, द्वितीय क्रिया है। सो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, आपका सेकेंडरी है, सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है। आपका अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी एक्टिविटीज में आपका जैसे कि एग्रीकल्चर आता है, तो यही यहाँ पर हम इसको सेकेंडरी एक्टिविटीज में काउंट करते हैं, जिसमें कि प्राइमरी मटेरियल को फिनिश्ड गुड में बदला जाता है। तो रॉ मटेरियल तो आप ठीक है, जिसमें कि ठीक है, हाँ हो गया आपका रॉ मटेरियल, या फिर हम प्राइमरी मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। सो मैन्युफैक्चर क्या है, रॉ मटेरियल एक प्रोसेस के जरिए, प्रोसेसिंग करोगे ना, विदाउट प्रोसेसिंग कहाँ पॉसिबल है, प्रोसेसिंग के जरिए रॉ मटेरियल, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। ठीक है, यही आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया। अब देखो जैसे कि हम एक और एग्जांपल देखो, कॉटन, ठीक है, कॉटन से टेक्सटाइल और क्लॉथ, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल और क्लॉथ्स बनाना। तो इसके लिए आपको क्या जरूरत होती है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जो जरूरत है वह होती है। अगर मैं आपसे इंडस्ट्रीज की बात करूं कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड फ्रॉम रॉ मटेरियल. It is a secondary activity that use primary material. The worker in manufacturing industry make finished good like steel car, textile. So manufacturing industry show the economic strength of a country. So basically अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे या फिर हम केवल अगर इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, तो इंडस्ट्रीज का जो है वह अगर हम 2012 से लेकर 2021 की बात करेंगे, तो बेसिकली इन 10 सालों में लगभग 31% ऑफ जीडीपी रहा, जीडीपी रहा 31%। 10 सालों की अगर हम बात करें 31% ऑफ जीडीपी। एंड इसके अलावा ये जो इंडस्ट्रीज है इन्होंने 12 सीआर, लगभग 12 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं, 12 सीआर इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो काम है वह दिया, 12 करोड़ लोगों को, है ना। ये है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की ताकत। तो ये चाइना क्यों एक ग्लोबल पावर बन रहा है,
बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, है ना। आपको पता है शुरुआत इसकी ऐसे होती है कि जब हमने पॉलिटी में इन बातों को बढ़ा था कि चाइना ने आखिर ये शुरू क्यों किया, क्योंकि उसके पास ट्रेड करने की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर हम कहें तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज के लिए उसके पास मनी और कंडीशंस ऐसी नहीं थी, तो उसने छोटी छोटी चीज़ों का खुद से, जिन चीज़ों को वह इंपोर्ट कर रहा था उस इंपोर्ट करने की जगह उसने खुद बनाना सीख लिया चीज़ों को, और धीरे 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 आज जाके उसका मार्केट इतना बड़ा हो गया कि अगर हम वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग की बात करें ग्लोबली तो लगभग 28% जो है उसमें चाइना का पार्ट है ना, चाइना का पार्टिसिपेशन है, और ये टॉप 1 पर हो गया। तो शुरुआत एक प्रॉब्लम से होती है। देखो समटाइम्स ऐसा ही होता है कि हमें कोई चीज़ प्रॉब्लम दे रही थी, हमने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया और फिर वो हमारे लिए स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो गया। तो चाइना के लिए शुरू में ये प्रॉब्लम थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे आखिर कहीं से कोई चीज़ को इम्पोर्ट करें। उसने धीरे धीरे छोटे छोटे यूनिट से बनाना खुद शुरू कर लिया और आज वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है। तो अब अगर हमें पहले इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, क्योंकि लास्ट लाइन हम क्या देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शो द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री। बट कैसे कि 12% ऑफ, अगर हम 12 करोड़ लोगों की बात करें, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वह इंडस्ट्रीज अगर दे रही हैं, इतनी जॉब्स अगर यहाँ पर क्रिएट हुई है, तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी में एक ग्रोथ में खासा जो एक पार्टिसिपेशन है डेफिनेटली वह मैन्युफैक्चरिंग का है। तो हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, है ना, फिर उसके बाद हम बाकी बातों को समझें। तो टॉप 5 मैंने आपको बता दिए। टॉप 5 में आखिर कौन कौन सा है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आखिर क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंपॉर्टेंस आखिर इसका क्या है। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। 5-6 भी टॉपिक्स अगर आप कर लेंगे ना इसमें, जैसे कि क्वेश्चन आ गया मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग को लेके या इसकी इंपॉर्टेंस को लेके, तो कुछ तो एटलीस्ट हमें आना ही चाहिए कि हम इसके आंसर में जो है वह क्या लिखेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करना सीखते हैं चीज़ों को, तो हमारी इकोनॉमी में एक ग्रोथ आती है, जीडीपी में ग्रोथ आती है, साथ ही जॉब क्रिएशन जो वह होता है, अर्बनाइजेशन को जो प्रमोशन है वह मिलता है, उसके लिए एक बेस्ट कंडीशन मिलती है, और अर्बनाइजेशन भी प्रमोट करेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ठीक है। क्योंकि अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें, शहरों की अगर हम बात करेंगे, तो शहरों में बेसिकली कई ऐसी फैसिलिटीज़, कई ऐसी सर्विसेज होती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़्यादा एक बेस्ट कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं। सो फर्स्ट तो यही है कि यहाँ पर हम देखें तो जो हाँ देखो, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, और मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो चाहे पेस्टिसाइड्स हो, चाहे फर्टिलाइजर्स हो, चाहे पंप हो, बहुत छोटी से जो इक्विपमेंट्स, जो टूल जो कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजिंग करे, जो कि एग्रीकल्चर का आधुनिकीकरण वो करे, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और चूंकि जब हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर है ये हमारी इकोनॉमी का क्या है, बैकबोन है ना, बैकबोन है हमारी इकोनॉमी के लिए। जो एग्रीकल्चर है बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, और ऐसे में हमारी बैकबोन को जो है वह सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा हम इसमें देखेंगे, सेकंड हम इसमें बात करेंगे जॉब क्रिएशन। जैसे कि अगर इंडस्ट्रीज कहीं पर आती हैं तो वहां से जो लोकल लोग हैं उनको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, है ना। हाँ ठीक है, स्किल लोग जो है वह उसमें एक अपर पोजीशन पर होंगे, लेकिन वहां पर जो लोकल लोग हैं उन्हें कुछ काम तो मिलेगा। तो अगर कहीं इंडस्ट्री आती है तो डेफिनेटली वहां पर रोजगार होते हैं, वहां की जो इकोनॉमी है वह ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो जॉब क्रिएशन इसका एक इम्पॉर्टेंट है। और जॉब क्रिएशन ये सेकेंडरी एंड ना केवल प्राइमरी बल्कि सेकेंडरी और टर्शियरी जो जॉब क्रिएशंस है, टर्शियरी जो सेक्टर्स है, उसको इंडस्ट्री जो है वह हेल्प करेगा। इसके अलावा इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, इरेडिकेशन ऑफ, इरेडिकेट करना, खत्म करना, कम करना, है ना, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट
डेफिनेटली लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, है ना। उनकी एक तो बेरोजगारी खत्म हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वह कम होगा, और साथ में उनकी जो पॉवर्टी है वह खत्म होगी। इसके अलावा देखो, जब जो हमारी गुड्स है जब हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जो हमने वस्तुएं जो ज़्यादा बनाई हैं, अगर हमने गुड्स जो वस्तुएं हैं इनका मैन्युफैक्चर ज़्यादा कर लिया, तब हम क्या करेंगे, आवश्यकता से ज़्यादा जो चीज़ें हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज़ को भेज सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर गुड्स जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड है, जो हमारा कॉमर्स है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स का इंक्रीज होना। एंड नेक्स्ट है इसमें वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड ऑफ हायर वैल्यू, है ना। जो फिनिश्ड गुड है इनकी वैल्यू कैसी होती है, हायर होती है, प्राइस जो है वह कैसी होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप गन्ना बेचो और शक्कर बेचो, दोनों में फ़र्क होता है, गन्ना और शक्कर दोनों में क्या होता है, एक फ़र्क होता है। तो यहाँ पर क्या आपको ज़्यादा वैल्यू किसकी मिलेगी, फिनिश्ड गुड की मिलेगी। आप अगर एक चट्टान, एक पीस ऑफ रॉक जिसमें कि मिनरल्स है, भले उसमें आयरन और डायमंड हो, आप उसको बेच रहे हैं, वो नहीं महंगा बिक रहा है, लेकिन उसी डायमंड का बहुत छोटा सा आपने फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया, बहुत छोटी सी रिंग, इतना सा डायमंड का उसमें टुकड़ा, नेल बराबर आपके, है ना, इससे भी ये तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत छोटा सा जो टुकड़ा है वह उसमें इस्तेमाल हुआ है, वो छोटा सा पीस, और अगर उसको बेचा आपने तो हो सकता है वह 50,000 की हो, 1 लाख की रिंग हो। तो जब फिनिश्ड गुड में आपको कन्वर्ट कर लिया तो उसकी जो मटेरियल, उसकी जो वैल्यू है वह काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये इम्पोर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग का। एंड देखो, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ की जब हम बात करेंगे, सो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मोर हैंड इन हैंड, है ना, ये दे मूव हैंड इन हैंड। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज जो है वह कैसी होती है, साथ साथ चलती हैं। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वह क्या कर रही हैं, बूस्ट कर रही हैं, बूस्ट करेंगे किसको, एग्रीकल्चर को। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्रीज ये क्या करेंगी, ये हमारे एग्रीकल्चर को बूस्ट करेंगी, ये एग्रीकल्चर को बूस्ट करेंगे, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है डेफिनेटली वह भी बूस्ट होगी। और ये कैसे बूस्ट होगी, तो इसके वही एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताए हैं, कि चाहे हम प्लास्टिक की बात करें, चाहे हम स्टील मशीनरी की बात करें, चाहे हम इरिगेशन पंप की बात करें, तो एक दूसरे से दोनों को जो सहायता है वह मिलती है। सो दे मूव हैंड इन हैंड, है ना। इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स पंप, मशीन एंड टूल्स। एंड साथ में एक बात और याद रखो कि यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले में याद रखो थोड़ा सा, कि अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ये जो ज़माना है वह सेल्फ सफिशिएंसी का नहीं है, वह ग्लोबलाइजेशन का है ना। सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, वह किसका है, आपका वैश्वीकरण का ज़माना है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। और ऐसे में आपको सेल्फ सफिशिएंट होने से ज़्यादा आपको एफिशिएंसी की जो है वह ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। आपको एफिशिएंट होने की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको कंपटीशन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, कंपिटिटिव। तो आपकी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैसी होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी से, चूंकि ग्लोबलाइजेशन का है जो प्रेजेंट डे है, सो इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कंपिटिटिव। और इसी के लिए हमने मेक इन इंडिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। सो इम्पोर्टेंस एंड डेफिनेशन हमने समझा, आगे हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। मेंस में मैन्युफैक्चरिंग से क्या रिलेटेड है आपका, मेक इन इंडिया, उस पर हम बात करेंगे ताकि आपको याद रहे, ठीक है। मेक इन इंडिया प्लस PYQs प्रीलिम्स के भी, ठीक है। और सारे जो भी आपको करंट डेटा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको इकोनॉमिक सर्वे बताया, कि इकोनॉमिक सर्वे के जो डेटा है वो आपको मेंस में यूज़ कर लेने हैं। इसका जो डेटा है वह डाटा आप क्या करोगे, इस डाटा को आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ करते हैं, प्रीलिम्स में भी सीधा आ जाता है ये। मेंस आंसर राइटिंग करने लगो, क्योंकि मैं फिर आपको बता दूं कि जो भी बच्चे 2025 में दे रहे हैं उनके पास अभी 12-13 महीने का समय बचा हुआ है, 12 और 13 मंथ्स, तो उसमें अपना
मेंस पूरा तैयार कर लो, है ना। जैन फेब जब आ जाए पूरी स्ट्रैटेजी ऐसे प्लान करो। देखो जो स्टूडेंट ऐसा होगा कि जो इन 7-8 महीने को ठीक तरीके से यूज़ कर लेगा, उसी को बेनिफिट है कि वो आगे मतलब जैन 2025 से लेके जैन फेब मार्च अप्रैल को कैसे यूज़ करेगा, वो डिसाइड करेगा कि उसका सिलेक्शन जो है वह होगा या नहीं। लेकिन ये 8 मंथ अगर आपने मेंस की प्रिपरेशन नहीं की, इसको बर्बाद कर लिया, तो उन 4 महीनों का भी सही यूज़ करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रीलिम्स भी हो गया तो मेंस रुक जाएगा। तो पूरे साल की स्ट्रैटेजी है वो तो, है ना। सो मेक इन इंडिया PYQ इकोनॉमिक सर्वे, है ना, थोड़ा सा आंसर राइटिंग करना साथ साथ में। चलो आगे चलते हैं और अब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं। सो मेक इन इंडिया भारत में बनाओ ये जो कार्यक्रम है, ये लॉन्च हुआ था कब? 2014। और इसका मेन एम ये था कि आखिर हम किस तरीके से इंडिया को एक विनिर्माण का जो हब है वह बना ले, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट का हब बनाना। ऐसी परिस्थितियां, है ना, क्रिएट करना कि बाकी जो FDI और सारी चीजें हैं वह कहां पर हो? इंडिया में आए। तो इंडिया को इन्वेस्टमेंट का एक डेस्टिनेशन बना देना। तो ये बेसिकली किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये विभाग है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। एंड मिनिस्ट्री इसमें कौन सा है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये डिपार्टमेंट है। और अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो जो आपका वाणिज्य मंत्रालय है, उस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको बेसिकली लॉन्च किया गया। द इनिशिएटिव इज एन ओपन इन्विटेशन टू पोटेंशियल इन्वेस्टर and partner across the globe to participate in the growth story of new India। इस विजन के साथ मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया कि कैसे हम वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बना दें। हम कुछ जैसे कि आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब तो खैर वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश करना बंद कर दिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यूपीएससी ने 2 बार जो क्वेश्चन है वह यहाँ से पूछे थे, है ना। आप देखेंगे कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन आया था। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है? ये जो ईज ऑफ बिजनेस, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता था, है ना, वर्ल्ड बैंक, इसका मेन मतलब जो एक एम ये था, इस इंडेक्स में ये निकाला जाता था कि कहाँ पर व्यापार करना आसान है। और व्यापार करना अगर सुगम है, कहीं पे आसान है, इसका मतलब क्या है कि वहां की कंडीशंस ऐसी हैं, आसानी से परमिशन मिल जाती है, गवर्नमेंट वहां की इस तरह की फ्रेंडली है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि तो वर्ल्ड बैंक का जो ये अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है अब पब्लिश होना बंद हो गया है, ठीक है। अब ये बंद हो गया, अब पब्लिश नहीं होता वर्ल्ड बैंक का। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहली बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि इसे कौन पब्लिश करता है, और दूसरी बार क्वेश्चन ये पूछा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आखिर अगर इंडिया ने रैंक जो है वह अच्छी हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि जैसे कि परमिट, लाइसेंसिंग, ये सारी व्यवस्था है। तो मेक इन इंडिया में 4 पिलर्स पर हमने फोकस किया कि हमारी जो प्रोसेस है वह कैसी हो, प्रोसेस को हम ठीक तरीके से चलाएं, न्यू प्रोसेस हो। इस पर स्ट्रक्चर की जो बात है वह की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है वह की गई कि हमारी जो संरचना है, जो बुनियादी संरचना है, न्यू सेक्टर्स की बात की गई, और न्यू माइंडसेट की जो बात है वह की गई। तो यहाँ पर मेक इन इंडिया में क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने को था, ठीक है। सो फॉरेन कई इसके हम एम की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसको अट्रैक्ट करना, ग्रोथ करना, है ना, जॉब क्रिएट। इसके अलावा जैसे कि अच्छा चलो कुछ बात आगे बता दूंगी जब इसका आंसर कराऊंगी, ठीक है। अब देखो 2012 का जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रिसेंट पॉलिसी इनिशिएट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एंड ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेटिंग अप नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, यस। बेनिफिट ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस, यस। मतलब सिंगल विंडो क्लियरेंस मतलब आपको सारी जो परमिशंस जो भी चाहिए आपको इंडस्ट्री रेडी करने के लिए, शुरू करने के लिए, तब ऐसे में आप क्या कर रहे हो, आपको एक ही विंडो से सारी जो क्लियरेंस है वह मिल जा रहे हैं, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग द टेक्नोलॉजी एक्वाइजिशन एंड डेवलपमेंट फंड। सो डेफिनेटली सो करेक्ट आंसर इसमें क्या था? ऑप्शन नंबर डी। तीनों ही बातें जो हैं वह इसमें सही हैं। तो वही बात है कि अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा परफॉर्म कर पाए, बिकॉज ऑफ हमने इस तरह के सिंगल विंडो सिस्टम जो है वह क्रिएट कर दिए, एकल खिड़की बना दी, जहाँ से सारी परमिशंस आपको साथ साथ
एक साथ ही एक विंडो पे मिल गई। तो अब आपको भटकना नहीं है कि अगर आपने कोई इंडस्ट्री लगानी है तो आपको व्यापार उसके लिए जो है वह भटकना पड़ रहा है कि हम कहाँ से जो है वह सारी परमिशंस लें, कैसे गवर्नमेंट उसके लिए क्लियरेंस हमें देगा। अगर कोई ऐसा उद्योग है, कोई अगर ऐसी इंडस्ट्रीज़ है बेसिकली जिसके लिए आपको परमिशन चाहिए, एनवायरनमेंट आप पोल्यूशन अगर कर रहे हैं तो वहाँ से क्लियरेंस चाहिए, क्या वहाँ की पॉलिसीज़ होगी, तो ये सारी चीज़ें है ना। तो देखो, अगर हम मेक इन इंडिया की बात करें, इसमें क्या पूछा है, सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम एंड रेडिकल लेबर रिफॉर्म डिस्कस विथ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, है ना। सबसे पहले तो इंट्रो दोगे कि 2014 में इसको लॉन्च किया, मिनिस्ट्री बता दो, कॉमर्स वाला, है ना। और इसके बाद इसका आपको एम लिख देना है कि इसका जो मेन एम है, उद्देश्य वह क्या है कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वह बनाया जाए। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, कैसे हम एफडीआई और इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएँ, ये सारी चीज़ें, है ना। साथ ही इसमें 100 मिलियन 2022 तक 2022 तक 100 मिलियन जॉब क्रिएशन की जो बात है वह भी रखी गई थी। तो इसमें आप बस 2-3 बातों से यहाँ से शुरू करें। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियस सी बात है, माहौल अच्छा होगा, चीज़ें ठीक होगी तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वह इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको अट्रैक्ट करना, खींचना, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जो हब है इससे इकोनॉमिक ग्रोथ करना, है ना। इसके अलावा 100 मिलियन बाय 2022 ये इसमें रखा गया था। तो फिलहाल हम क्रिएट जॉब ही देख ले, जॉब क्रिएट करना एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ, एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, ये इसके क्या थे बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट हमने एम निर्धारित किए थे। अब देखो, चूंकि इसमें दो बातें की गई हैं, स्किल इंडिया और लेबर रिफॉर्म्स, ये कैसे मेक इन इंडिया के सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, आओ जानते हैं। स्किल इंडिया से क्या होगा, स्किल इंडिया से क्या होगा, स्किल इंडिया तो थोड़ा सा बताओ स्किल इंडिया का, है ना, और थोड़ा सा बताओ रेडिकल लेबर रिफॉर्म्स, और फिर हम आगे मेक इन इंडिया से इसको जोड़ देंगे, रेडिकल लेबर रिफॉर्म। अब इसकी इंटरलिंकिंग कैसे होगी कि सबसे फर्स्ट हम बताएंगे कि स्किल इंडिया में किया क्या जाता है कि लोगों को स्किल करना, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको स्किल्ड बनाना। और जब ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा स्किल होंगे तब इन्वेस्टर जो है वह ज़्यादा अट्रैक्ट होगा कि यहाँ पर जो है वह इन्वेस्टर्स जो है वह ज़्यादा आएंगे कि यहाँ पे तो स्किल लेबर है और हमें यहाँ पे आसानी होगी काम कराने में। जैसे कि देखो कि कई तरीके की अब कंप्यूटर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ है वो ज़्यादा बढ़ रही है, तो कोई यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, उसे ये लगेगा कि नहीं भारत में तो जो है वह लोगों को कंप्यूटर नॉलेज ही नहीं है, लोगों को आता ही नहीं है सॉफ्टवेयर या बाकी सारी चीज़ें, वह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कुछ इनको जानकारी नहीं है, टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आखिर वह क्यों करेगा। जैसे कि मान लो अभी हम ऑप्टिकल फाइबर का ज़माना है, अगर इस ऑप्टिकल फाइबर हर घर तक उसकी पहुंच है और कोई जो है वह यूएस से पढ़ के आ रहा है, यूके से पढ़ के आ रहा है, और इंडियन मान लीजिए कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए गया था, वो उसकी सारी जो चीज़ें हैं टेक्निकलिटीज चीज़ें वह सीख के आ रहा है, और अगर मान लीजिए फिर कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा है तो फिर यहाँ पर टेक्नोलॉजी तो ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन है, बाहर से पैसा आ रहा है तो वो सक्सेस भी कर जाएगी, तो स्किल जो है वह काफ़ी ज़रूरी है। सो स्किल इंडिया इसमें कैसे हेल्प करेगा, तो एटिकेट स्किल इंडिया में जो एटिकेट ट्रेनिंग है वो दी जा रही है ना, एजुकेशन दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है, और इससे क्या होगा, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, उत्पादकता बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। एंड स्किल जो वर्कफोर्स है, स्किल्ड वर्कफोर्स is essential for attracting investment
है ना। सो स्किल इंडिया डेफिनेटली प्रमोट करेगा इस चीज को। एंड सेकेंड, हम रेडिकल लेबर रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो देखो ये बेसिकली क्या करेंगे, ये एक एनवायरनमेंट जो है वह क्रिएट कर रहा है। रेडिकल क्रिएट अ एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, क्रिएट अ एनवायरनमेंट की अच्छी प्रैक्टिसेस है ना फॉर बिजनेस। तब लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या होंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तभी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, जो भी गवर्नमेंट के हर्डल्स है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, उसको रिड्यूस करना। रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, वही बहुत सारी परमिशंस जो है वह लेनी होती हैं, है ना। एंड इंश्योरिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ, तो सुधार तो करना पड़ेगा, है ना, लेबर लॉ इन सब में सुधार। जैसे कि मान लो इंडिया में अगर ये लॉ नहीं होता कि आपको मिनिमम वेजेस मिलेगी, है ना, आपका शोषण नहीं होगा, आपको जो है संडे की छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर इनको आपने लेबर जो है अगर इसको आपने ठीक तरीके से जो है वह सारी चीज़ें वर्क कंडीशंस नहीं दे रहे तो कोई यहाँ पे काम क्यों करेगा। जैसे कि अगर हम अमेरिका यूएस जो है वह काम करने पढ़ने जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि वहाँ की जो वर्क कंडीशंस है वह ज़्यादा अच्छी है ना, उतना प्रेशर नहीं है। इंडिया में प्रेशर ज़्यादा है, आर्स जो है वह ज़्यादा है, तो आप कहाँ काम करना पसंद करोगे। आप तो स्किल्ड हो, पढ़े लिखे हो, ज़्यादा एजुकेटेड हो, टेक्नोलॉजिकल चीज़ों का भी आपको नॉलेज है, तो ऐसे में ब्रेन ड्रेन होता है, लोग बाहर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस चीज़ें करना आसान होता है। तो लेबर रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो बेसिकली सो लेबर रिफॉर्म क्या कर रहा है, लेबर रिफॉर्म्स कैन एड्रेस इश्यूज सच एज आउटडेटेड रेगुलेशंस एंड रिजिड लेबर लॉ एंड प्रमोट करेगा ये जॉब क्रिएशंस को, प्रमोट करेगा ये ग्रोथ को। तो रेडिकल लेबर रिफॉर्म्स भी क्या कर रहा है कि ये मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है इसको सक्सेस बनाने में। एंड लास्ट में लिख दो कि भाई इन दोनों में एक तालमेल जो है वह डेफिनेटली होना चाहिए। सो कंक्लूड कैसे कर दोगे कि देयरफॉर द सिनर्जी बिटवीन व्हाट इज सिनर्जी, एक अच्छा तालमेल, समन्वय, सिनर्जी, तालमेल होना चाहिए, है ना, एक समन्वय होना चाहिए, चीजें एक साथ बैठाना। सो देयरफॉर द सिनर्जी बिटवीन स्किल इंडिया and labor reforms is imperative, is या मैंडेटरी लिख लो, अनिवार्य, is imperative या necessary भी लिख सकते हो इसकी जगह, for the successful ठीक है, for the successful execution of Make in India, कमेंट में बताना आपको समझ में आया नहीं आया, इस क्वेश्चन का आंसर करना। इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर लिखिए, बिकॉज ऑफ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं तो ये पूछते रहते हैं कैसे आंसर राइटिंग करना है, तो मैं हर एक क्लास में कराती ही जाती हूँ, है ना। तो देखो जैसे कि आपने मैन्युफैक्चरिंग करा, अब इसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उन सभी इंडस्ट्रीज़ के क्या चैलेंजेस हैं, आप सब करंट अफेयर में पढ़ते हो, उनकी क्या ग्रोथ रेट है, उनके क्या चैलेंजेस है, गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आ रही है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए मेन्स का भी हिस्सा हो जाती है और प्रीलिम्स का हिस्सा ऐसे है कि आपसे कोई पर्टिकुलर स्कीम के 2-3 सेंटेंस जो है वह पूछ लिए। तो अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया कि भाई ज्योग्राफी में आपने देख लिया कि वे मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है वह आपके मेन का भी टॉपिक है, प्रीलिम का भी टॉपिक है, और साथ में यहाँ पर है, तो यहाँ पे आपको बेसिक मिल गया, बिस्क एडवांस आप खुद कर लो, तो टॉपिक धीरे धीरे आपका मेंस आराम से कवर हो जाएगा अगर आप एनसीईआरटी के टॉपिक्स जो है वह कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि बेसिकली स्किल इंडिया एंड रेडिकल लेबर फोर्सेस की अगर हम बात करें तो इन दोनों में क्या है कि एक बेसिकली एक सिनर्जी होना ही सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन तभी हो पाएगा मेक इन इंडिया का। तो हमने एक लॉजिकल आर्गूमेंट जो है वह दे दिया। आया समझ में? कमेंट करके बताओ आया समझ में या नहीं आया। कमेंट ही आपके जो बता पाएंगे मुझे कि भाई समझ में आ गया। सो मेक इन इंडिया एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये देख लिया, है ना। चलो अब हम आगे चलते हैं, हम क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। आप थोड़ा सा इसमें फास्ट चलेंगे और उसके बाद
कुछ इंडस्ट्रीज बताने के बाद, है ना, बाकी इंडस्ट्री सब दो दो तीन तीन एक मतलब केवल छोटा छोटा पैराग्राफ है। हमें तो जैसे शुगर इंडस्ट्रीज है तो क्या चैलेंजेस है, क्या रिफॉर्म है, गवर्नमेंट ने क्या किया, सभी के बारे में मैं आपको यही होमवर्क दे रही हूँ। हर एक इंडस्ट्री के बारे में सर्च करो, अगर यूपीएससी के लिए सीरियस हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं एक लाइन बता देती हूँ, वही सुन लेना। चलो, सो बेस अगर हम देखें कि सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल जो है वह क्या है, अगर हम रॉ मटेरियल के सोर्सेज के बिहाफ पर देखें तो हमें यहाँ पर दो तरह की जो इंडस्ट्रीज है वह हमें दिखाई देती है। फर्स्ट एग्रो बेस, सेकंड मिनरल बेस। एग्रो बेस ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि अपने रॉ मटेरियल में एग्रीकल्चर की जो चीजें हैं वो उनका यूज जो है वह कर रहे हैं, जैसे कि वह कॉटन का यूज कर रहे हैं, जैसे कि वह वुलन का यूज जो है वह कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि वह जैसे सिल्क है, रबर है, शुगर, टी, कॉफी, है ना, एडिबल ऑयल। तो ये सारी जो चीजें हैं वह क्या है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करेंगे, है ना, जैसे कि टेक्सटाइल जो है वह क्या कर रहा है, कॉटन को यूज कर रहा है, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगी, है ना। एंड मिनरल बेस क्या होंगी, जो कि मिनरल्स को, है ना, जो कि खनिजों को, मिनरल्स फॉर प्रोडक्शन इंक्लूडिंग जैसे कि आयरन है, स्टील है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम है, मशीन टूल्स है, पेट्रोकेमिकल्स है, तो ये क्या है, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाते हैं। एंड सेकंड देखो, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, तो मेन रोल पर अगर हम आए सो देखो कि एक तो होगा बेसिक और की इंडस्ट्री, दूसरा होगा आपका कंज्यूमर इंडस्ट्री। सो बेसिक और की इंडस्ट्री का मतलब है ऐसी इंडस्ट्री जो कि सप्लाई करेंगी रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग अदर गुड्स, है ना, जैसे कि हमने यहाँ पर आयरन स्टील की बात करी, कॉपर, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की बात करी, है ना। सो ये बेसिक क्या की इंडस्ट्रीज होंगी जो कि बाकी इंडस्ट्रीज, बाकी उद्योगों को भी जो एक आधार है वो प्रदान करती है। एंड सेकंड इज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, और जिसमें कि ये ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है जो कि हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, जैसे कि शुगर है, जैसे कि टूथपेस्ट है, जैसे कि पेपर है, जैसे कि बाकी मशीन एंड स्विंग मशीन है, बाकी फैंस है, ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कैपिटल इस इन्वेस्टमेंट के आधार पर हम देखेंगे कि जैसे कि लिमिटेड बाय मैक्सिमम इन इन्वेस्टमेंट ऑन एसेट प्रेजेंस अप टू ₹1 करोड़, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगा, है ना, कहीं पर ज़्यादा आप इन कर रहे हैं तो वह ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगा। इसके अलावा दो और इंडस्ट्री के टाइप आपके बचे हैं, एक तो है आपका ऑनरशिप के बेस पे और दूसरा आपका बचा हुआ है बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल वेट, है ना। जैसे कि रॉ मटेरियल वेट की बात करें कि जो रॉ मटेरियल आपका है वह कैसा हैवी है, या फिर जैसे कि आपको देखो, अगर हम डायमंड की बात करें तो उसका रॉ मटेरियल हो सकता है फिर भी हैवी, पर कितना हैवी होगा। और फिनिश्ड गुड की बात करें वो तो क्या है कि आप देखेंगे हीरा व्यापारी छोटा सा थैले में या फिर जो भी उसके पास बैग है या फिर अटैची है उसमें अपना जो सामान है वह लेके चला जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या उसको आप हैवी इंडस्ट्री में काउंट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी वायर को, ऑटोमोबाइल को हैवी इंडस्ट्री में काउंट करोगे, या अगर हम स्टील मशीनरी की बात करें, इस तरह की इंडस्ट्रीज की बात करें, आप उसको हैवी इंडस्ट्रीज मानेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है कि हैवी इंडस्ट्रीज में क्या आएगा, डील विथ सब्सटेंशियल रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड, दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही बहुत हैवी हैं, तो आयरन है और स्टील। लाइट इंडस्ट्रीज जैसे कि इलेक्ट्रिक गुड, जो कि लाइटर है, इसका रॉ मटेरियल कम भारी है, सो हमने यहाँ पर रॉ मटेरियल का जो वेट है उसके बेस पर, उसके बिहाफ पे टू टाइप। ऑनरशिप की बात करें तो पब्लिक होगा, जैसे कि भेल सेल की बात करो, है ना, सो ये गवर्नमेंट ओन करेगी, दैट इज पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो कि इंडिविजुअल और कोई ग्रुप अगर ओन कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर होंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि बजाज ऑटो है, डाबर इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा देखो आपके जॉइंट, अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो जॉइंट सेक्टर क्या है, जैसे कि आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये आपका जॉइंट सेक्टर है, ठीक है। आपका कोऑपरेटिव सेक्टर वो होगा जो कि ओन करेगा, कौन कौन, ओन बाय जो प्रोड्यूसर है, सप्लायर है, वर्कर है, मतलब एक शेयरिंग प्रॉफिट लॉस होता है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज है मारा में, या कोयल इंडस्ट्रीज है केरला में। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है बेसिकली वह क्या कर रही है, वह एक शेयरिंग में लॉस और प्रॉफिट के रूप में जब चलेंगे उसको हम कोऑपरेटिव सेक्टर्स कहेंगे। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल मेन रोल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप एंड रॉ मटेरियल वेट के बेस पर हमने देखा ये टाइप ऑफ। अब देखो, अब हम एग्रो बेस इंडस्ट्री की बात करें, एग्रो बेस इंडस्ट्री जैसे कि कॉटन, कॉटन को यूज करेंगे, टेक्सटाइल, है ना, शुगर केन से शुगर इंडस्ट्री, तो इस तरह की, या फिर वुलन की बात करें या सिल्क की बात करें,
तो ये सारा क्या है, एग्रीकल्चर ही तो है ना। और इन सभी का जो यूज़ है बेसिकली वह हम क्या कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, फिनिश्ड गुड में कर रहे हैं। तो हम बेसिकली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होंगी जो कि एग्रीकल्चर के जो सामान है उन सभी को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है और फिर इसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दे रही है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि सबसे सस्ती मिलती है, खाने की चीज़ है, सबसे सस्ती मिलती है, कभी उसको आपने बहुत महंगा नहीं देखा होगा, और सबसे ज़्यादा अगर कमर्शियलाइजेशन करने के बाद उसका सबसे ज़्यादा जो मूल्य है वह बढ़ गया, ऐसी कोई एक प्रोडक्ट आपको याद होगा? आलू चिप्स आपने सुना, ले या फिर बाकी सब। तो जो ये पोटैटो चिप्स से आप देखेंगे कि उसमें बेसिकली आप देखोगे कि 10-20 रुपए केजी इतना ही चलता है। सम टाइम से कि बढ़ गया, जैसे कि कुछ अगर नवरात्रि टाइप के फास्ट होते हैं तब सम थोड़ा-थोड़ा 5-10 रुपया ही उसका मूल्य बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो जिस आलू की कीमत 20 रुपए 30 रुपए है, और अगर आप ले देखेंगे या फिर जो भी चिप्स का पैकेट आप देख रहे हैं आलू चिप्स का, उस पे आप देखना उसका वेट क्या है। उसका वेट आप देखोगे शायद उसमें 20 ग्राम है ना? ग्राम की बात कर रही हूँ। शायद उसमें 10 ग्राम ही है, और 10 ग्राम 20 ग्राम, और आओ उस 20 रुपए से आप देखेंगे कि उस 20 रुपए से शायद उस फूड प्रोसेसिंग करने के दौरान, है ना, मतलब फूड सबसे ज़्यादा महंगा अगर कुछ बिका तो वही बिका कि तो जो चीज़ 20 रुपए की थी उससे 1000 रुपए कमाए गए, है ना, या उससे भी ज़्यादा कमाए गए। तो यहाँ पर ये सारी क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ही हम कहेंगे। और उसमें सबसे पहले हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, और ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर है इंडस्ट्रियल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का। और ये अभी नहीं, कॉलोनियल पीरियड से रहा। लेकिन कॉलोनियल पीरियड में क्या था कि जब आप देखेंगे कि आफ्टर पार्टीशन कई ऐसी, अब देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज है, ज़्यादातर इसका जो लोकेशन है वो कहाँ होना चाहिए, इसका लोकेशन होना चाहिए कि जहाँ पे रॉ मटेरियल अगर है तो रॉ मटेरियल के पास में ही अगर लोकेटेड हो इस तरह की जो टेक्सटाइल मिल है तो ज़्यादा उसके लिए फेवरेबल होता है। तो इंडस्ट्रीज कहाँ लोकेटेड हो ये एक बहुत बड़ा मैटर है, मैं आपको अभी दिख पाऊंगी वो, है ना। सो बेसिकली देखो इसकी जो चेन है वह सेल्फ रिलाइट चेन होती है, जैसे कि द ओनली इंडस्ट्री विद अ कंप्लीट वैल्यू चेन रॉ कॉटन टू हाई वैल्यू प्रोडक्ट, है ना। अब देखो कंप्लीट चेन की हम बात करें कि वहीं पे खेत था जहाँ पे कॉटन हुआ, इंडस्ट्री थी वहीं पे हो गया, और स्थानीय मार्केट है, क्योंकि हम जिस तरीके के ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं तो कॉटन की बड़ी डिमांड होती है कि कॉटन पहनने से क्या भी गर्मी है, आप जितना लाइट कॉटन पहनोगे उतना ज़्यादा आपको सहज महसूस होगा, ठीक महसूस होगा कॉटन में। तो क्या है कि हम जिस तरह के में रहे, अब हम बहुत, ऐसा तो नहीं कि ज़्यादातर समय आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ का क्लाइमेट है वह कैसा है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टाइप का है ना। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ठंडा हो, कि हम हमेशा वुलन वेयर कर रहे हैं। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ जो कॉटन मिल की अगर हम बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, एक तरह से इसको एज अ राष्ट्रीय उद्योग ही उस वक्त बताया गया था। गांधी जी भी कह रहे थे कि भाई चरखा चलाने की बात वह कर रहे थे, है ना, वह सूत कातने की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर गांधी जी ने भी खादी और इन सब चीज़ों को बड़ा प्रमोट करा, और ये ऐसा उद्योग था क्योंकि हर घर में बेसिकली इस तरह के जो काम है वह किए जाते थे। तो यहाँ पर क्या है कि जब अंग्रेज आते हैं, जब ब्रिटिशर्स कॉलोनियल पीरियड के दौरान, इसको काफ़ी हानि होती है, क्योंकि क्यों हुई, क्योंकि वो जो सिंथेटिक रेशा उन्होंने बनाया, कहाँ पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन चूँकि काफ़ी पहले हो गया था इंग्लैंड में, ठीक है, तो इंडिया से कॉटन ले जा रहे थे, वहाँ इंडस्ट्रीज बना रहे थे और उसको ही वापस इंडिया में ला रहे थे मार्केट करने के लिए। मतलब इंडिया सबसे बड़ा मार्केट था, तो मार्केट भी था और ये क्या था, कच्चे माल का उत्पादक भी था। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अगर ब्रिटिशर्स के पास इंडिया जैसा एक रिच कंट्री जो है उसका कॉलोनी नहीं होता, उसका उपनिवेश नहीं होता, तो कभी इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन जो हुआ है ब्रिटेन में वो पॉसिबल नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली हम देखेंगे इसकी पूरी एक कंप्लीट सेल्फ लाइन चेन होती है कि वही कॉटन है, वही टेक्सटाइल मिल है, और वही स्थानीय मार्केट में वो खत्म भी हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि अब आपने बना लिया, अब आप एक्सपोर्ट करने के लिए वेट करो, आपके पास डिमांड ही नहीं है, डिमांड बहुत है कपड़ों की, है ना। सो इवॉल्विंग टेक्निक फ्रॉम एंशियंट हैंडलूम वीविंग अ मॉडर्न पावर लूम इंडस्ट्री हैज अडेप्टेड
और जोग्राफिकल फोकस की बात करें तो ट्रेडिशनल सेंटर कॉटन ग्रोइंग एरिया कहाँ पर रहा, जहाँ पर कॉटन जो ग्रोइंग होता है ऐसे सेक्टर्स में, जैसे कि हम गुजरात तरफ देखें या फिर हम पश्चिम बंगाल या फिर हम बांग्लादेश वाला जो रीजन है। तो जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो हमें यही जो एक नुकसान है वह हो गया था कि मिल यहाँ रह गई थी, बट कॉटन बेस्ड जो एरिया है जहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस होता था वो चला गया था पाकिस्तान में, तब हानि हुई थी, एक झटका लगा था। तो यूपीएससी ने यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि आखिर कॉटन इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उस समय झटका क्यों लगा। ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र गुजरात की बात करें तो ये ऐसे एरियाज हैं जो कि कॉटन प्रोड्यूसिंग, कॉटन ग्रोइंग एरियाज है ना, कॉटन ग्रोइंग एरियाज है। और अगर हम फर्स्ट इस तरह की सक्सेसफुल मिल की बात करें तो ये कहाँ पर लगती है, मुंबई में लगती है 1854 में, फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल। वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट की बात करें सो प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर फार्मर, पिकर, वेवर, सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री। अब जैसे कि मान लो कोई छापेकारी का काम कर रहा है, कोई प्रिंट करने का काम कर रहा है, कि कोई कपड़ा है उस पर वह प्रिंट का काम कर रहा है, कोई डाइंग का काम कर रहा है, कलरफुल तो हो नहीं रहा। अब इस कॉटन तो भाई वाइट था ज़्यादातर, जैसे कि आपने साड़ियों को देखा होगा कि जैसे कि बनारसी पैटर्न की जितनी भी साड़ीज आप देखते हैं कि उसमें जो ऑफ वाइट कलर आता है वो मेन कलर है, उसमें वो बन रहा है ऑफ वाइट टाइप का कलर। फिर उसमें चाहे आप नीली, पीली, बाकी कलर्स की अगर बात करें वो सब डाई हो रहा है उस पर, है ना, डाई हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या है कि डाई इंडस्ट्रीज जो है, जो डाइंग कर रहे हैं, इस तरह की इंडस्ट्रीज को भी जो काम है वह मिल रहा है, जो सूत कात रहे हैं उसको भी काम मिल रहा है, एग्रीकल्चर जो फार्मर है उसको भी काम मिल रहा है, मतलब वो तो खैर ये काम कर ही रहे थे। तो इस तरीके से क्या है, ये जो इंडस्ट्रीज है उसका इम्पैक्ट और डाइवर्सिटी उसमें काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की थोड़ी सी बात और हम करेंगे कि अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो 2.3% जो कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में, एंड 7% ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड 12% टू द एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ द इंडिया। तो जीडीपी का हिस्सा कितना होगा, 2.3%। अगर हम एक्सपोर्ट अर्निंग की बात करें तो 12% और 7% इसका इंडस्ट्रियल आउटपुट का ही हिस्सा इतना है, और एटलीस्ट 21% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, चलो आओ जो सरकार, वो गवर्नमेंट का जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है 2022-23 का, उसके कुछ डेटा बताऊं मैं आपको। यहाँ पे टेक्सटाइल देखो ज़रा, इसका वेट कितना है, अगर हम ऑल ओवर सभी इंडस्ट्रीज को देखें तो इसका वेट इसमें कितना दिख रहा है अभी इस बार हमें, टेक्सटाइल का 3.3 है ना। और ये वेट की बात हो गई ऐप, और बाकी हम अगर आउटपुट की देखें, है ना, आउटपुट की बात करें कि बेसिकली 5 के आसपास, मतलब कहाँ पे ज़्यादा आउटपुट है मैन्युफैक्चर सेक्टर का, है ना, ईयर टू ईयर। तो यहाँ पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पे देखो क्या है उसका, जैसे कि 12, 13, 18, है ना, कुछ कम ज़्यादा होता रहता है, उसको थोड़ा सा देखते रहिए। चलो इसके अलावा कुछ और डेटा हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो अब बहुत ज़रूरी है हमें कि हम गवर्नमेंट के डेटा, गवर्नमेंट के फैक्ट, जो गवर्नमेंट रिपोर्ट दे रहा है वह पढ़ें बहुत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ठीक है, तो हम ग्रोथ थोड़ा सा देख लें, है ना, जैसे कि टेक्सटाइल की ग्रोथ की बात करते हैं। ठीक है, नवंबर 21 में कितना था, 8.6% था। ठीक है, और इसके अलावा ये क्रेडिट डिप्लॉयड इंडस्ट्री की बात हो रही है, क्रेडिट की ग्रोथ इन क्रेडिट डिप्लॉयड। तो और अप्रैल 2022 में कितना हुआ, 7.1%। नवंबर की बात करें तो 3% के आसपास रहा। ठीक है, तो ये कुछ आपको ऐसी चीज़ें देख लेनी है थोड़ा थोड़ा कि आखिर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। इवन काफ़ी इंडस्ट्रीज़, स्पेशली अगर हम देखें कि इस वक्त जो ग्लोबली जो ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो देखो सेक्टर वाइज अगर हम एफडीआई इक्विटी इनफ्लो की बात करें कि ज़्यादातर जो एफडीआई है वह अगर किस सेक्टर में ज़्यादा आ रहा है, 22 से 23 के दौरान, अप्रैल से सितंबर 2022, है ना, ये इसका अवधि, मतलब इस दौरान आप बस ये समझो कि किस में ज़्यादा एफडीआई जो है वह आ रहा है। तो यहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है 34%, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का है, कि सबसे ज़्यादा अगर किसी इंडस्ट्री में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, अभी ज़्यादा स्मार्ट गैजेट्स का ज़माना है ना, लोग भले बेवकूफ़ होते जाए, गैजेट्स आपके दिनों दिन बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं। जैसे कि आपने अभी एक फीचर देखा होगा, अभी कई एआई के लैंग्वेज मॉडल्स जो है वह बहुत आते जा रहे हैं, जैसे कि अभी एक शायद थर्ड एलएम करके एक आया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्जन, जिसमें कि आप देखते हैं कि पहले
अगर आप इनबॉक्स में जाते हैं, इनबॉक्स में आप केवल स्नूकर या फुटबॉल टाइप कर दो तो वहाँ से क्या है, आपको केवल वर्ड की स्पेलिंग नहीं आती बल्कि अब पिक्स दिखाई देने लग जाती है, अब गिफ्ट दिखाई देने लग जाते हैं। वो क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और लेटेस्ट वर्जन है। चाहे आप इंस्टा यूज़ कर रहे हो, चाहे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, तो जैसे ही आपने टाइप किया पिक्स आने लगी, मैसेज में पिक्स आने लगी। तो ये क्या है, AI का ज़माना है। तो जितनी भी चीज़ें आप आर्टिफिशियल चीज़ों को देख पाते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैजेट्स, इन सब चीज़ों को देख पाते हैं, वो अभी ज़्यादा ग्रूम कर रही हैं इस तरह की इंडस्ट्रीज। तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सबसे पहले, फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर है 22%, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे तो 18% जो है वह ट्रेडिंग है। फिर अगर हम 7% की बात करेंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का है। 5% में हम देखेंगे तो आपका जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन का है ना, एंड ऑटोमोबाइल का है 5% है। तो ये इस तरह के आपके क्या है कि FDI इक्विलिटी की, जो अगर इक्विलिटी की हम बात करेंगे, इक्विटी की हम बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर इन सब में है। ठीक है, क्लियर है? चलिए थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अच्छा है ये, इसके फैक्ट्स वगैरह। ठीक है, चलो। तो इंडिया है 6 लार्जेस्ट, अच्छा ये चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी इकोनॉमिक सर्वे में कि अभी हमारा टेक्सटाइल में क्या है, हम कंज्यूमर किस नंबर के हैं, हम एक्सपोर्टर या फिर प्रोड्यूसर किस नंबर के हैं, है ना। तो हम 6 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टेक्निकली टेक्सटाइल विद 6% ग्लोबल शेयर एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड जूट इन द वर्ल्ड। Technical textile are functional fabric that have application across various industries including automobile है, civil engineering है, constructions, agriculture, healthcare, industrial safety and personal productions। ठीक है, तो ये आपका टेक्सटाइल हो गया। अब देखो जैसे कि हम जूट की बात करें तो देखो बेसिकली जूट में क्या है कि सरकार के द्वारा गवर्नमेंट की स्कीम्स, ये इसमें नहीं, एनसीईआरटी में आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है। ये मैंने आपको पहले ही होमवर्क दे दिया कि हर एक इंडस्ट्रीज की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है, ये तैयार कर लो। मेंस की आंसर जो फॉर्मेटिंग है वह साथ साथ करते जाओ। सो जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा जूट जियो टेक्सटाइल चलाया, जूट स्मार्ट चलाया, एक्सपोर्ट मार्केट डेवलपमेंट स्कीम, असिस्टेंस स्कीम, है ना, ये लेकर आए। तो ये सारे क्या है, जूट टेक्सटाइल जो है इसको बूस्ट करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एक क्रॉप के बारे में दिया हुआ है, द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन अ नेचर एंड हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजीरियस टू इट एंड इट रिक्वायर एट लीस्ट 210 मतलब 210 दिन पाला रहित फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए एंड 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। अ लाइट वेल ड्रेन एंड सॉइल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर इज आइडली सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। 2020 का क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर करके बताओगे। कॉटन, जूट, शुगर कैन, जरूरी नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे जूट में लिख के बता रही हूँ तो ये वही उसका आंसर होगा, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखो हम शुगर इंडस्ट्रीज की बात करें, है ना, तो बेसिकली शुगर इंडस्ट्री, इसके लिए एक अगर हम आइडियली कंडीशन देखें या फिर आइडियली हम इसकी ये देखें कि कहाँ पर इसको स्टैब्लिश होना चाहिए, तो इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सही है कि जहाँ पे रॉ मटेरियल हो रहा है, जहाँ पे शुगर कैन, जहाँ पे खेती हो रही है, अगर आसपास ही इस तरह की मिल्स है शुगर कैन की तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जैसे जैसे जो गन्ना है, अगर मान लीजिए थोड़ा सा लंबा टाइम हो जाता है तो उसका जो रस है वो सूख जाता है और ऐसे में उतना शुगर प्रोडक्शन उससे नहीं हो पाता। तो इसके लिए आइडियली कंडीशन, आइडियली इस्टेब्लिशिंग कंडीशन वही है कि जहाँ पे भी आसपास है कि अगर गन्ना कटा है कहीं से तो वहाँ से तुरंत जो है वह मिल में अगर पहुँच जाए तब इसका प्रोडक्शन ठीक ठाक होगा, बेनिफिट होगा। तो देखो शुगर इंडस्ट्रीज है ना, तो सबसे फर्स्ट है कि प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी की हम बात करें तो ग्लोबली कहाँ पर हम स्टैंड करते हैं, तो सेकंड है वर्ल्ड शुगर प्रोडक्शन में इंडिया, है ना। एंड गुड़ और खांडसारी की बात करें, ये इसके बाकी प्रोडक्शन है। वाइड जोग्राफिकल स्प्रेड की बात करें, सो मिल्स कहाँ पर लोकेटेड है, जैसे कि यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, गुजरात पंजाब है, हरियाणा एमपी है। तो पहले ज़्यादातर देखो, पहले हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट और स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की उतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी। अब गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि रेल में ही एक डिब्बा जो है वह लगवा दिया एसी वाला, तो उससे जो सब्जियां हैं वह भी दूर तक चली जाती हैं। अब सब्जियों का मार्केट भी ऐसा नहीं है, फल का मार्केट पहले लोकल मार्केट कहा जाता था,
तो रीज़न बिहाइंड इज कि पहले ट्रांसपोर्टेशन उतना फास्ट नहीं था, और अगर था भी तो अगर आप ट्रक में सब्जियां लेके जा रहे हो तो वो तो दूसरे दिन में ख़राब हो जाएंगी, लेकिन अगर आप उसको फ्रोज़न या इस तरीके से वे में लेके जा रहे हो तब वह ज़्यादा चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखते गए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आती गई, जैसे जैसे बाकी चीज़ें तरीके आते गए, वैसे वैसे हमने क्या किया, ऐसी चीज़ें जैसे कि मिल्क, दूध की हम बात करें, एक दिन में ख़राब होने वाली चीज़ है, लेकिन जब से पाश्चुरीकरण और ये सारी मेथड्स आ गई तब से आप उस पे पैकेट पे डेट देख लेते कि 8 दिन भी चल जाता है, दही 8 दिन चल जाता है ना। तो दूध, दही, इस तरह की आप देखो कि ये बेसिकली ऐसी हमारी डेली डेली बेसिक नीड्स है जो हमारे घरों में सब्जी, फल, दूध, ये सारी चीज़ें कि ये लोकल मार्केट में ही अवेलेबल होती थी, इसको हम बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करके नहीं भेज सकते थे, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल है क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन जो है वह पहले से ठीक हो गया है, पहले से बहुत एडवांस हो गया है। ठीक है, तो देखो पहले ऐसा था कि कोशिश ये की जाती थी कि अगर हम लोकेशन की फैक्टर की बात करें तो देखो यहाँ पे जहाँ पे हम ज़्यादातर देखेंगे जैसे कि वेस्टर्न स्टेट है, महाराष्ट्र है ना, जहाँ पर हायर सुक्रोज कंटेंट इन केन, ठीक है, इस तरह के एरियाज़ के लिए केन सुक्रोज कंटेंट पे बेस था लोकेशन फैक्टर। क्लाइमेट एडवांटेज, कूलर क्लाइमेट इन दीज रीजन अलाउ टू लॉन्गर क्रशिंग सीजन, तो इस तरह पे बेस था लोकेशन। अभी मैं आपको बता देती हूँ लोकेशन और बाकी सब चीज़ों का भी कि ये तो हम शुगर इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे थे, बट अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो कहाँ लोकेटेड हो, उसके लिए क्या आइडियली होगा। ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स एंड सूटेबिलिटी की बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा विथ रेफरेंस टू द यूजफुलनेस of the byproduct of sugar industry, which of the following statement is correct? First है, ठीक है, bagasse can be used as a biomass fuel for the generation of energy. Molasses can be used one of the feedstock for the production of synthetic chemical fertilizers. And molasses can be used production of ethanol, yes, है ना। So यहाँ पर इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था। फर्स्ट और सेकंड सही थे, सेकंड स्टेटमेंट जो फर्स्ट और थर्ड सही थे, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस भी यूपीएससी पूछ लेता है। तो ये आपके कुछ हमने जूट है, टेक्सटाइल है, इन सब की हमने बात कर ली। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि इंपॉर्टेंस तो हमारा हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंस के अलावा एक और जो मेन चीज़ आपको पढ़नी है कि अगर हम इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात करें तो वो कहाँ होगा, इसको मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या फैक्टर्स होंगे कि कोई इंडस्ट्री जो है वह वहां पर लोकेटेड होगी, है ना। तो उसके हम फैक्टर्स देखते हैं। एक तो बात हो गई अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल वहां पे उपलब्ध है या नहीं है ना, हमने ये देख लिया। फिर सेकंड हम देखते हैं कि यहाँ पे लेबर हमें आसानी से मिल जाएगा या नहीं। अगर जैसे यूपी है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, आप इस तरफ कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको वहाँ पे जो लेबर है वह सस्ता मिल जाएगा। तो वो एक कारण हो गया कि आपने वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई, क्योंकि वहाँ पर आपको चीप लेबर मिल गई। ठीक है, वहाँ रॉ, जैसे कि आप कोल स्टील की बात करेंगे, है ना, स्टील आयरन या फिर स्टील की फैक्ट्री है, उसके लिए कोल चाहिए और बाकी चीज़ें चाहिए। वो कोशिश करेगा कि चूँकि हैवी मटेरियल है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे, तो जहाँ पे भी इस तरह की कोल माइंस हैं, कोल फील्ड है, उसके आसपास ही वह लगा ले, जहाँ पे रिवर हो उसके आसपास लगा ले। सो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, है ना। लेबर के अलावा अच्छा देखो कैपिटल, पूंजी। अब इस कैपिटल में हर तरह की कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो गई, स्पेशली हमने लेबर में भी इस बात को कर लिया। इसके अलावा हम देखेंगे कि वहाँ पे पावर है या नहीं है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट है या नहीं है। जैसे कि अगर महाराष्ट्र गुजरात तरफ हम देखें कि अगर वहाँ पे टेक्सटाइल मिल जो है, कॉटन इंडस्ट्रीज जो है वह ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल भी अवेलेबल था और वहाँ पे मार्केट भी था, क्योंकि वहाँ पे जितना प्रोडक्शन उस कॉटन का हो रहा था, एक्सपोर्ट भी हो जा रहा था वहाँ से, और साथ ही लोकल मार्केट में भी उसकी खपत थी। तो आपको ऐसा नहीं था कि उसके लिए नए ग्राहक बनाने थे, ग्राहक ढूंढने थे। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा एक बात बताओ
ऐसी आइडियल कंडीशंस पॉसिबल है? क्या ऐसी आइडियल कंडीशन पॉसिबल है? आप खुद सोचिए कि एक ऐसा प्लेस आपको मिल जाए जहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल हो। इट इज पॉसिबल और नॉट? नॉट, है ना? सीधा सा आंसर होगा कि नो। ये सारी चीजें एक साथ मिलना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो इट इज रेयर है, बहुत रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस, है ना? ये बहुत रेयरली पॉसिबल है। फिर हम बेस्ट कंडीशन देखते हुए कि क्या हमारे लिए बेस्ट सूटेड रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम इंडस्ट्रियल जो लोकेशन है वह डिसाइड कर लेते हैं। अब एक बात और समझो, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ये दोनों चीजें कैसी है कि जो कि साथ साथ चलती हैं। एक हो गया आपका औद्योगिकरण, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो वहां पर अर्बनाइजेशन भी होगा, या अर्बनाइजेशन है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा? दोनों का आखिर रिलेशन जो है वह क्या है? अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या ये दोनों एक साथ बढ़ते हैं? सो गो हैंड इन हैंड डेफिनेटली। अब देखो ये कैसे होगा? गो हैंड इन हैंड, एक बढ़ता है दूसरा बढ़ता है। उसके पीछे रीजन देखो ये है कि अगर अर्बनाइजेशन है ना, शहरीकरण है, तो शहर में ज्यादातर आपको क्या पॉसिबल है? ज्यादातर चीजें आपको क्या मिल जाती हैं? सर्विसेज जो है वह बहुत इजीली मिल जाती हैं। तो चाहे इंडस्ट्रीज के लिए आप, सबसे बड़ी चीज तो है भाई बैंकिंग, बैंकिंग की बात हो, है ना, इंश्योरेंस की बात हो, मतलब फिनेंशियल सर्विसेज की हम बात करें, फाइनेंशियल एंड अदर सर्विसेज की बात करें, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल जाती हैं? शहरों में इजीली मिल जाएंगी या गांव में मिलेंगी? शहरों में मिल जाएंगी, है ना? सो बैंक, इसके अलावा देखो ट्रांसपोर्ट है, कंसल्टेशन है, ट्रांसपोर्ट है, कंसल्टेशन है, ये भी यहाँ पर लिख लो, ट्रांसपोर्ट कंसल्टेशन। आपको कई, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस कंसल्टेशन और ये सब भी आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है? सो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। अब देखो अर्बनाइजेशन तो बेसिकली जो सिटी है ना, हम अर्बनाइजेशन, या अगर हम सिटी सेंटर की बात करें या कोई जो शहर है, हम इसको क्या कहते हैं? हम इसलिए शहर को कहते हैं कि यहाँ पे सारी जो चीजें हैं वह एक साथ अवेलेबल है। सो दैट्स वाई हमने इसको क्या कह दिया? हमने इसको कह दिया कि ये एग्लोमेरेशन इकोनॉमी है। अर्बन सेंटर शहरी जो केंद्र हैं, अर्बन सेंटर्स नोन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, है ना, इकोनॉमीज। तो व्हाट इज एग्लोमेरेशन का मतलब होता है कलेक्टिव ऑफ थिंग्स, एक साथ आपको जो चीजें हैं वह मिल जाती हैं, कलेक्टिव ऑफ थिंग्स, ठीक है? एक साथ आपको जब चीजें मिल जाती है, इसलिए हम इसको एक जो सिटी सेंटर है, अर्बन सेंटर्स हैं, हम उसको एग्लोमेरेशन जो इकोनॉमिक्स है वह कहते हैं। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, दोनों चीजें कैसे बढ़ती हैं? साथ साथ बढ़ती हैं, एक बढ़ती है तो दूसरे को जो बढ़ावा है वह डेफिनेटली मिलता है, ठीक है? क्लियर है? समझ में आया? अब आगे देखो, एक और मेन हम देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन हो गया, है ना? क्लासिफिकेशन में हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की बात हमें करनी है, ठीक है? जैसे कि सीमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, उन सब की बात हम करते हैं। लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि जब हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की बात करेंगे और इससे एनवायरमेंटल जो है वह एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे होता है उसको हम देखेंगे। तो हमने जाना कि इंडस्ट्री जो है वह वाइटल रोल जो है वह प्ले कर रही हैं, है ना? इंडस्ट्रीज जो है वह क्या कर रही है? वाइटल रोल प्ले कर रही हैं। अगर मैं आपको इसमें कुछ फैक्ट बता दूं कि जैसे कि 31% अगर हम जीडीपी की बात करें, जो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे है ना, 2022-2023 का, उसके अकॉर्डिंगली लगभग 31% ऑफ जीडीपी जो है वह इंडस्ट्रीज़ का बेसिकली एक योगदान है। और फाइनेंशियल 12 से लेकर 21 की बात करें तो लगभग 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको कि एम्प्लॉयमेंट दिया है, जॉब क्रिएशन हुआ है। तो यहाँ पर वाइटल रोल के अलावा
एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो आओ देखते हैं कि आखिर इससे क्या क्या जो है वह डिग्रेडेट होता है, क्या क्या हमें इससे जो प्रॉब्लम्स है वह होंगी। तो पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की हम बात करें। पॉल्यूशन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। आपको सोचिए क्या क्या हो सकता है। 4-5 पोल्यूशन की मैं पहले नाम लिखती हूँ, ठीक है। पहला पोल्यूशन तो आपका हो गया एयर पोल्यूशन। सेकंड की हम बात करें वाटर पोल्यूशन। 2-3 फैक्टर्स के बारे में जानते हैं, है ना। तीसरा आप देखें थर्मल पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल एंड नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। अब देखो जैसे कि आप देखेंगे कि जब भी हम ट्रैफिक में होते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हम इरिटेट होने लगते हैं। एक तो वो पोल्यूशन का असर है, और वो जो पोल्यूशन, चाहे हम जहरीली गैसों की बात करें जो कि ट्रांसपोर्टेशन जो भी चीज़ें हैं उन सभी से निकल रही हैं, डीजल पेट्रोल से जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनसे जो गैसेस निकल रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जो गैसेस हैं उनका संकेतन आप देखेंगे कि जहाँ पे ट्रैफिक रुका हुआ है, 100 गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि देखो ना केवल वो एयर पोल्यूशन होगा, बल्कि उसके अलावा जो हॉर्न रहते हैं, ये सारी जो आवाज़ें वे क्या करती हैं, हमें इरिटेट करती हैं, हमें गुस्सा दिलाती हैं। तो इसके केवल आपको जो इंडस्ट्रियल अगर हम देखें इसके पोल्यूशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीज़ों की बात करें, केवल इसके एयर जो पोल्यूशन है केवल ये नहीं है, बल्कि ये कई साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इसका भी एक कारण बनता है ना। तो नॉइज पोल्यूशन, इरिटेशन, एंगर, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इरिटेशन है, आप कहीं सफ़र करके आओ, लंबा सफ़र करें, आप इरिटेट रहोगे आप थोड़ी देर तक, जब तक आप शांति से बैठ नहीं गए। सो इरिटेशन है, एंगर है, हेल्थ इश्यूज है ना। चाहे हम हार्ट रेट की बात करें, हार्ट रेट जो है इसका इंक्रीज होना, या जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का जो है वह इंक्रीज होना, एंड इसके साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट हैं यह भी होते हैं, है ना। अगर हम इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें, केवल हेल्थ नहीं, हेल्थ पर केवल डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली जो ऐसे इफेक्ट्स होते हैं साइकोलॉजिकली, ये भी इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। अब देखो थर्मल पोल्यूशन की बात करें, इसका मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो भी पानी यूज़ कर रही हैं, उन सभी, अगर वो पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, उसको बिना ठंडा किए, बिना उसका उपचार किए वह सीधा नदियों में, अगर देखो रिवर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कॉज क्या है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कारखाने हैं, वह सीधा अपना जो वेस्ट वाला पाइप या वेस्ट वाली जो भी उनकी नदी नाला के थ्रू जो है वह कैसे कर रहा है, वह पूरा ड्रेनेज सिस्टम उससे बहते हुए रिवर में आके डायरेक्टली कनेक्ट हो जा रहा है। जैसे कि जब कोविड हुआ था, कोविड के कारण आप देखेंगे कि इंडस्ट्रीज, कारखाने बंद कर दिए गए थे, और जब ये कारखाने और ये सब बंद कर दिए गए तो गंगा का पानी अपने आप साफ हो गया। जो 1000 करोड़ रुपए लगाकर भी नमामि गंगे नहीं कर पाई, वो 8 दिन 15 दिन के लॉकडाउन में कर लिया जब कारखाने बंद हो गए। क्योंकि अपने आप देखो, प्रकृति ना खुद को रिवाइव कर लेती है, ठीक कर लेती है, बट जब इतना ज़्यादा पोल्यूशन आप करें, इतना ज़्यादा वेस्ट अगर आप उसमें छोड़े कि उसको सांस लेने का समय ना मिले, खुद को ठीक करने का अवसर ना मिले, तब कैसे ही वह कर पाएगी। तो थर्मल पोल्यूशन की हम बात करेंगे व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्री वेस्ट फ्रॉम न्यू, जैसे कि हम जो हॉट वाटर है इसको, या वेस्ट वाटर है, ठीक है, इसको रिवर में मिला दिया जाता है बिना किसी उपचार किए। तो जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसका उपचार कर लो, बस वही सॉल्यूशन है। इसके अलावा अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, तो ये इससे जो पानी निकलता है, इससे जो वेस्ट निकलता है, ये किसका कॉज होगा जानते हैं? कैंसर का। कैंसर का होगा, इससे बर्थ डिफेक्ट होगा, इससे मिस कैरेज की जो समस्याएं हैं वह भी बढ़ जाएंगी, इससे
मिस कैरेज की जो समस्याएं हैं वह भी बढ़ जाएगी। तो कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब देखो कि एयर पोल्यूशन की हम बात करें, सो एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन सीधा सा मतलब है, देखो किसी की भी क्वालिटी, जैसे कि अब एयर वाटर, इनके पोल्यूशन का मतलब क्या है कि इसकी जो क्वालिटी है वह कम हो गई। एयर पोल्यूशन का मतलब क्या है कि इसकी जो क्वालिटी है वह क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्वालिटी कम हो रही है। या फिर इसमें जो पॉल्यूटेड अगर हम पार्टिकल्स की बात करें या गैसेस की बात करें वह बहुत ज़्यादा हो गई। सो प्रेजेंस ऑफ हाई प्रपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? presence of high proportion of undesirable gases। तो चाहे हम यहाँ पर CO2 की बात कर लें, कार्बन मोनोऑक्साइड्स की बात कर लें, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड्स की बात कर लें, सल्फर डाइऑक्साइड्स की बात कर लें, या और भी कई इस तरह की गैसेस की जो हम बात करेंगे कि जो कि इंडस्ट्री, चिमनियों, कारखानों से निकलती हैं, ये डस्ट है, स्मोक है, ये सारी चीज़ें क्या है? एयर पोल्यूशन। मतलब यहाँ पर अनडिज़ायरेबल जो गैसेस का प्रपोर्शन है, जो प्रेजेंस है, वो बढ़ता जा रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ठीक है। अब देखो, अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें जो कि डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं रिवर में, उससे वाटर पोल्यूशन हो जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, जो कि डिस्चार्ज्ड इनटू रिवर्स, पेपर पल्प, केमिकल, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल इंडस्ट्री हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, जितने अगर हम टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करें, इन सभी का जो वेस्ट है वह कारण बनता है वाटर पॉल्यूशन का, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये एक पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें, डाइंग पेट्रोलियम रिफाइनरी, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा देखो, हम इसका एक सोल्यूशन क्या निकालें? हम इसका जो कंट्रोल है बेसिकली वह क्या निकालें? ठीक है, कंट्रोल इसका क्या हो सकता है? यहाँ पर ही मैं इसको कंट्रोल मेजर आपको यहाँ बता देती हूँ कि ये जो पोल्यूशन है हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, फिर आपको वो पढ़ा देती हूँ, ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है। कंट्रोल में जैसे एक तो देखो, हम सोशल अवेयरनेस की बात करें, सोशल अवेयरनेस है, एजुकेशन है, सोशल अवेयरनेस है, एजुकेशन है ना। ये एक इसके लिए बड़ा एक हो सकता है कि जिससे कि लोग जो है वह अगर अवेयर रहेंगे तो उस तरीके से ये जो पॉल्यूशन है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट लेकर आती है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट, इस तरह के एक्ट्स जो हैं ये हमें हेल्प करते हैं। एंड देखो, इसके अलावा एफॉरेस्टेशन, वनीकरण किया जाए, एफॉरेस्टेशन, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट किया जाए, मतलब जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको मैनेज किया जाए। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट है। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, जैसे कि देखो अभी प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, कि प्लास्टिक वेस्ट जो है वह बहुत बड़ा खतरा पूरे एनवायरनमेंट, पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बना हुआ है, पूरे, चाहे हम एक्वाटिक लाइफ की बात करें या फिर हम बाकी ह्यूमन बीइंग की बात करें, सभी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको पता है कि अगर हम मेडिकल कचरे की बात करें, जो कि मेडिकल, जो कि हॉस्पिटल से निकलता है, वो जो कचरा है, क्योंकि देखिए समटाइम जैसे कि सिरिंज सिरिंज हुआ या फिर कई इस तरह के जो एक बार यूज़ हो जाने के बाद उसका कोई यूज़ नहीं होता, तो कैसे आखिर हम उस कचरे का निपटान करें? एक और जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, दैट इज़ ई कचरा। ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का हम मैनेजमेंट जो है वह किस तरीके से करें, है ना। तो ये एक, और आगे हम देखें कि रिसेंटली सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वह क्या है? प्लास्टिक, प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा देखो, कंट्रोल में वही है, आपका वेस्ट वाटर पोल्यूशन है,
है ना, मिनिमाइजिंग वाटर यूज है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इफ यू अगर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट की हम बात करें कि जो हॉट वाटर है उसको ट्रीटमेंट के बाद जो है वह रिवर्स में भेजा जाए, ठीक है। तो कई इसके फेजेस हैं ट्रीटमेंट के, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। ग्राउंड वाटर रेगुलेशन की हम बात करें, लीगल रेगुलेशन आर नेसेसरी टू कंट्रोल ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व बाय इंडस्ट्री। आपने डे ज़ीरो सुना है? व्हाट इज डे ज़ीरो? जब शहर के सभी नलों से पानी आना बंद हो जाए, दैट इज कॉल्ड डे ज़ीरो। जैसे कि बेंगलोर इस तरह की सिचुएशंस को फेस कर चुका, हिमाचल इस तरह की सिचुएशंस को फेस कर चुका। तो डे ज़ीरो क्या है कि जब शहर के नलों से पानी, और ये कैसा होगा कि चाहे इंडस्ट्री, देखो अगर हम पानी की बात करें, सबसे ज़्यादा आपका जो यूज़ है वाटर रिसोर्सेज का इंडस्ट्री में है, एग्रीकल्चर में है। इरिगेशन के लिए हमें सबसे ज़्यादा वाटर चाहिए, तो उसके बाद डोमेस्टिक यूज़ के लिए वाटर चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वाटर जो है वह चाहिए। तो अगर हम इसका ओवर यूज़ करेंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, तो ये तो क्या है कि ठीक है, फिर से पूरा वाटर साइकिल है, सारी बातें हैं, पूरा हाइड्रो साइकिल है जिससे ये रेनेबल सोर्स है, लेकिन फिर भी फ्रेश वाटर की तो कमी है ना। फ्रेश वाटर की कमी क्या, अगर आप दिल्ली की बात करो तो पानी का जो कैन है वह मंगाना पड़ता है, या फिर आरओ, या फिर बहुत सारी चीज़ें करो कि पानी फिल्टर भी नहीं हो पाता, इतनी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। जैसे कि मैं पर्सनल लेवल पे बता रही हूँ कि दिल्ली मुखर्जी नगर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो पानी की बड़ी परेशानी है, साफ पानी की बड़ी परेशानी है ना, कि आपको वो अवेलेबल नहीं होगा, आपको उसमें जो पानी की जो वाटर बॉटल आता है 20 लीटर का, वो मंगाना पड़ता है, ठीक है, चाहे बिस्लरी या फिर कोई भी आप पानी जो मंगाएं। कि समटाइम्स इतना गंदा पानी आता है कि आप उसको अब कहाँ शिकायत करोगे, कहाँ आर्टिकल 21 लगाओगे, है ना। तो समटाइम्स पढ़ाना और उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करना दोनों काफ़ी अलग अलग हो जाते हैं। सो ग्राउंड वाटर रेगुलेशन की ज़रूरत है। एयर पॉल्यूशन की बात करें, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, इसकी काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा देखो, मैं आपको एयर पॉल्यूशन से क्वेश्चन बताती हूँ। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी चर्चा में था, 2016 में इससे क्वेश्चन आया, मेंस में भी इससे क्वेश्चन आया, एयर क्वालिटी इंडेक्स। कि आप देखेंगे कि कई कई जगह आप जाओ, जैसे कि चंडीगढ़ है, दिल्ली है, हिमाचल है, वहाँ पे जो आपके आप देखेंगे कि कहीं आप जाते हैं तो आपको कई तरह के सड़कों के आसपास बोर्ड मिल जाते हैं, कहीं पर स्पीड के लिए कैमरा मिल जाते हैं, टोल टैक्स, तो वहाँ पे कुछ पट्टियाँ आपको चलती हुई, कुछ बोर्ड्स ऐसे डिजिटल बोर्ड्स भी दिखाई दे जाते हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी लिखी होती है कि वहाँ कितनी है, ठीक है। जैसे कि कहीं 300 है, कहीं 400 है, कहीं बहुत कम है। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली इन द सिटी, क्वेश्चन देखते हैं 2016 यूपीएससी का, इन द सिटी ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज आर नॉर्मली कंसीडर इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो कौन कौन सी आएंगी, किस किस को कैलकुलेट किया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर या मीथेन, है ना। तो यहाँ पर देखो कि फर्स्ट को नहीं किया जाएगा, ठीक है, एंड अगर हम इसमें देखेंगे तो मीथेन को भी नहीं किया जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, इसको बेसिकली कंसीडर किया जाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने में। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 एंड 4, ठीक है। आओ मेंस का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब इसी से रिलेटेड था, 2000 मतलब 2021 का क्वेश्चन था। अब आप ये नहीं सोचते कि नहीं भैया 2014 या 15 में जो क्वेश्चन है वह प्रीलिम्स में आ गया, तो आप देखेंगे समटाइम्स जो प्रीलिम्स में पूछा गया वह मेंस में पूछा जाता है। एक बहुत सीधा सा तरीका है मेंस के टॉपिक को गैस करने का। तो क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द की पॉइंट ऑफ द रिवाइज ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन रिसेंटली रिलीज बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जैसे ही ठंड आती है दिल्ली में ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट अटैक से जो डेथ हो रही है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है। सो हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट अपडेट इन 2005? And what changes in India national clean air program are required to achieve revised standard? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बस इसमें यही बताना है ना। तो कुछ इंडस्ट्रीज जो आपकी जैसे कि ऑटोमोबाइल है, फर्टिलाइजर है, आयरन स्टील है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि अब मिनरल स्टेज, अगर हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज जो कि मिनरल्स और मेटल्स जो है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हम उसको कहेंगे। जैसे कि ऑटोमोबाइल, सीमेंट, फर्टिलाइजर, केमिकल, एल्यूमिनियम, आयरन एंड आईटी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है। तो आओ देखते हैं आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा।
है ना। मेक इन इंडिया, PYQ PT देखा, इकोनॉमिक सर्वे के कुछ फैक्ट देखे हमने। सो हमने जाना कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। सो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना है, एंड दैट इज सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी एक्टिविटी जो कि रॉ मटेरियल को मोर वैल्यूएबल मटेरियल में कन्वर्ट करती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें कि हमने डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की बात की, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री की बात की, है ना। और हमने कंट्रोल, देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इसके जो कंट्रोल के मेजर हैं, ठीक है। सो टॉप 5 में हमने देखा चाइना जो है वह टॉप पे है, इंडिया जो है वह 5th पोजीशन पर है। मेक इन इंडिया प्रीलिम्स और मेंस का आंसर हमने देखा। क्लासिफिकेशन की हमने बात की, रॉ मटेरियल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, ऑनरशिप, है ना। इंडस्ट्रियल लोकेशन को हमने देखा कि ये बहुत रेयरली पॉसिबल है कि आपको रॉ मटेरियल, पावर मार्केट, कैपिटल, लेबर सब एक साथ मिल जाए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन दोनों हैंड इन हैंड जो है वह बढ़ते हैं, ठीक है। इसकी भी हमने बात कर ली। एग्रो बेस्ड टेक्सटाइल, ये सारी बातें आपकी हो गई। सो कुछ इंडस्ट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको उसको पढ़ लेना है और इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करना है। तो ये था आपका आज का क्लास, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। अब हम लास्ट आपका जो क्लास होगा इसके बाद, ठीक है, उसके बाद आगे की जो आपकी 11th और 12th की ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं वो आपको जे सर पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू सो मच।